हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है द व्हीट इज चीपर। इसका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो वो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था, मर्चेंट जा रहा होता है तो उसे एक फार्मर मिलता है और वो सोचता है कि मैं रास्ते में भी कुछ पैसे कमा लूं। तो वो लोग डील करते हैं एक दूसरे से कि अगर तुम मेरी स्टोरी पर डाउट करोगे, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा अपने मन से कुछ भी, और अगर तुम उस पर डाउट करते हो तो फिर तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, एक सेकेंड, 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर मैं तुम्हारी स्टोरी पे डाउट करता हूं तो मैं तुम्हें 100 रुपीज पे करूंगा। तो उसके बाद वो मर्चेंट ने, जो व्यापारी था, उसने अपनी स्टोरी सुनाई थी। वो आप लास्ट पार्ट में देख लेना क्या स्टोरी थी। उसके बाद क्या हुआ, अब फार्मर ने कोई डाउट नहीं किया उसकी स्टोरी पर, तो क्या हुआ, अब फार्मर का टर्न आता है स्टोरी सुनाने का। तो पहले जो अशोक, डेविड, रवि थे, उनके बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, वो कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं। अशोक बोलता है, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल। मतलब मर्चेंट को एक भी रुपए नहीं मिला फार्मर से, क्योंकि उसने उसकी स्टोरी पे कोई डाउट किया ही नहीं। David, how could he? The farmer didn't cast any doubt on his story. He was really very clever. Ashok, if the merchant is clever, he won't cast any doubt on the farmer's story either. So that is how the story is going to end. मतलब डेविड क्या बोलता है, उसने नहीं किया क्योंकि उसे नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि फार्मर ने उसकी स्टोरी पे कोई डाउट नहीं किया, क्योंकि फार्मर बहुत चालाक था। तो अशोक बोलता है कि अगर वो मर्चेंट भी चालाक होगा तो वो भी उसकी स्टोरी पर कोई डाउट नहीं करेगा। फिर रवि बोलता है कि नहीं, लेकिन फार्मर ने मर्चेंट से पैसे लिए, मतलब उसको डाउट करने पे मजबूर कर दिया और पैसे देने पे भी मजबूर कर दिया। डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी? तो रवि बोलता है नहीं, उसने कोई डाउट तो नहीं किया फार्मर की स्टोरी पे, लेकिन फिर भी उसे पैसे पे करने पड़े। डेविड, then how could he make the merchant pay him any money at all? Don't ask me, listen to the farmer's story. मतलब डेविड पूछता है, तो अगर उसने कोई डाउट नहीं किया तो फिर उसको पैसे कैसे देने पड़े? तो रवि बोलता है कि मुझसे मत पूछो, सिर्फ तुम आगे की स्टोरी सुनते जाओ फार्मर की। अब जो फार्मर स्टोरी सुना रहा है वो सुनते जाओ। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर, बट माइन इज सिंपलर, शैल आई बिगिन? मतलब वो बोलता है कि आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मेरी बहुत सिंपल सी है, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? तो मर्चेंट बोलता है हाँ बिल्कुल, प्लीज स्टार्ट कीजिए। द फार्मर बिगेन द स्टोरी, माई फादर वॉज अ फार्मर, ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट। मतलब वो बताता है कि मेरे जो पिता थे वो क्या थे, किसान थे, और उनके पास एक बहुत अच्छा हॉर्स था, घोड़ा था। और सैडल क्या होता है, सैडल जो घोड़े के ऊपर बिछाते हैं ना, सीट टाइप की डालते हैं, वो लेदर की होती है, तो उसको बोला जाता है सैडल। तो और बहुत अच्छी उसके पास सैडल थी। एवरी संडे यूज्ड टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग प्लेस। नेबरिंग क्या होती है, पड़ोसी। तो वो क्या करते थे, हर संडे को उस घोड़े से कहाँ जाते थे, आसपास के गांव में जाते थे। पीपल एडमायर द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज्ड टू से व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। मतलब लोगों को वो हॉर्स बहुत सुंदर लगता था, बहुत अच्छा लगता था, और वो हमेशा बोलते थे कि देखो कितना सुंदर घोड़ा है और कितना अच्छा सैडल है, जो उसकी सीट है वो कितनी सुंदर है। फिर एक संडे की बात है कि उसके पिताजी ने सैडल डाला हॉर्स पे और saddle on the horse and brought to the market. When he returned home, he found that the horse has a sore on its back. अब क्या हुआ, वो एक दिन घोड़े को ले जा रहे थे, उसके ऊपर सैडल डाला, जो उसकी सीट थी वो डाली उसके ऊपर, और उसके बाद कहाँ चले गए, मार्केट में चले गए। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि घोड़े की स्किन पे, जहाँ पे वो सीट पड़ी थी, वहां पे स्किन पे एकदम लाल हो गया है, घाव टाइप का हो गया है, तो उसको बोला जाता है सोर। Was it very big? The merchant asked. तो मर्चेंट ने पूछा क्या वो ज्यादा बड़ा था? तो फार्मर बोला हाँ बहुत बड़ा था, as big as the palm of your hand. Do you know how it got the sore? मतलब वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे हाथ के पाम के बराबर, मतलब गद्दी के बराबर था वो जो घाव था। और तुम्हें पता है क्या कि उसको ये घाव कैसे आया? तो मर्चेंट बोलता है मुझे कैसे पता होगा,
I only know that the sore was as big as the palm of my hand. It must have given the poor animal a lot of pain. मतलब वो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे आया ये घाव, लेकिन इतना जरूर बताया तुमने कि कितना बड़ा था वो घाव, मेरे हाथ के पाम के बराबर, मतलब मेरी हाथ की गद्दी के बराबर था, और मुझे ये लगता है कि वो इतना बड़ा घाव था तो उससे जरूर उस एनिमल को बहुत दर्द हुआ होगा। तो फार्मर बोलता है, नो इट डिडंट, though it was as big as the palm of your hand. My father didn't know that the saddle was torn and it has caused the sore. It was the month of June and there was a storm. अब क्या हुआ? वो बोलता है कि नहीं, इतना बड़ा घाव था फिर भी उसको दर्द नहीं हुआ, और उसके पिताजी को पता नहीं था कि वो सैडल जो है वो फटा हुआ है। टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ, तो उसी की वजह से उसको क्या हो गया, घाव हो गया था। और वो मंथ था काय का, जून का, और उस टाइम स्टॉर्म मतलब होता है आंधी चल रही थी। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इनटू द सोर एंड विद द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ बीट टू। Then it rained and so the grains of wheat began to sprout. अब वो कुछ भी कहानी सुना रहा है जिससे मर्चेंट उस पर डाउट करे। तो वो बोलता है कि जो वो मतलब जून का महीना था तो क्या हुआ, उस टाइम आंधी चल रही थी, तो क्या हुआ, बहुत सारी डस्ट उसके जो घाव हुआ था उसमें आके गिर गई, और डस्ट के साथ साथ कुछ बीट मतलब गेहूं के टुकड़े भी, गेहूं के दाने भी उसमें गिर गए। और जब बारिश हुई तो वो क्या होने लगे, स्प्राउट होने लगे, मतलब नई पत्तियां, फूल पत्ती उनमें से आने लगी। What a wonder, said the merchant, but he quickly added, it is quite possible grains of wheat sprout when they get a chance. मतलब वो बोलता है ये तो एकदम जादू है, बंडर है। तो वो बोलता है लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जब ग्रेन्स को पानी मिलता है तो वो क्या करने लगती हैं, स्प्राउट करने लगती हैं, मतलब उगने लगती हैं। Yes, they sprouted and grew, and then what a fine crop we had. My father had to hire 20 men to reap it. मतलब वो बोलता है कि हाँ वो स्प्राउट होने लगी, उगने लगी, और उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा क्रॉप मतलब अनाज वगैरह बहुत सारा पैदा हो गया, और उसको काटने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी, रीप मतलब होता है अनाज को काटना, तो उसको काटने के लिए कम से कम उसके पापा को 20 मैन हायर करने पड़े। I had done it myself a number of times. Sometimes I used to hire even 40 men when there was a good crop. We had to hire quite a good number of men for reaping. मतलब वो बोलता है कि हाँ मैंने भी ये खुद कभी कभी किया है कि जब बहुत अच्छा क्रॉप हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है उसे काटने के लिए। Yes, we had a very good crop and we repeated 40,000 clods of wheat off the horse back. मतलब उसने कितना अनाज काटा उस हॉर्स की बैक से, कम 40,000 किलो। हाउ लकी योर फादर वॉज, वेरी लकी इंडीड, बट योर फादर यू नो वॉज पुअर एंड स्टार्विंग दोज डेज, सो ही केम टू माई फादर एंड बेग्ड हिम टू गिव 75 किलोज ऑफ व्हीट। मतलब वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे पापा तो बहुत लकी थे, बोलता है हाँ मेरे पापा तो लकी थे पर तुम्हारे पापा बहुत गरीब थे, और वो उस टाइम स्टार्विंग मतलब होता है बहुत भूखे थे, मतलब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो वो मेरे पापा के पास आए और उन्होंने बोला कि मुझे 75 किलो की गेहूं दे दो बस खाने के लिए, मतलब भीख मांगने लगे उनसे। The merchant was very angry. His father never starved, but he couldn't cast any doubt on the story, so he had to make an effort to hold his tongue. तो मतलब वो बोलता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, उसके पापा के बारे में बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके फादर कभी ऐसे नहीं थे कि उनके पास कुछ खाने को ना हो। वो पर उसे 100 रुपीज देने पड़ते, इसलिए वो कोई भी डाउट नहीं करता है उसकी स्टोरी पे और अपनी टंग को होल्ड करता है, मतलब कुछ भी कहने से रुक जाता है। माई फादर, कंटिन्यूड द फार्मर, वॉज अ काइंड एंड good neighbor, so when he saw your father starving, he gave him 75 kilos of wheat. Your father owes it to my father even to this day. Sometimes I want to go to law about it. मतलब वो बोलता है कि मेरे जो पिताजी थे, फार्मर बोलता है कि बहुत काइंड थे, बहुत दयालु थे, तो उन्होंने क्या किया, तुम्हारे फादर को ऐसे भूखा देखा कि उनके पास कुछ नहीं है, तो उनने क्या किया, उसे 75 किलो गेहूं दे दिया, और ये मेरे पिताजी का तुम पर एहसान
तुम्हारे पिताजी पर अभी तक एहसान है और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इसके लिए लॉ में जाऊं, मतलब न्याय करवाऊं इसके लिए। द मर्चेंट began running his thumb up and down his finger. He was calculating, मतलब मर्चेंट क्या करता है, उसकी फिंगर पे कुछ कैलकुलेट करने लगता है। Why are you running your thumb up and down your finger? Are you calculating something? तो फार्मर पूछता है कि तुम अपने थंब को ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, उंगली पे कुछ काउंट कर रहे हो क्या? तो वो बोलता है मर्चेंट कि हाँ मैं कुछ काउंट कर रहा हूँ। Then he said to himself, the beet costs less than 100 rupees, so I shall pay him the price of beet. मतलब वो बोल रहा था कि ये मेरे पिताजी का तुम्हारे पिताजी पर एहसान है कि जब वो बहुत भूखे थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो मेरे पिताजी ने उनकी हेल्प की थी और उनको 75 किलो बीट दिया था। तो वो सोचता है कि 75 केजी बीट का प्राइस तो 100 से कम होता है, तो मैं क्यों ना इसको उस गेहूं का प्राइस दे दूं। He turned to the farmer and giving him 75 rupees said, here is the money for the beet. मतलब वो फार्मर की तरफ घूमता है और उसको कितने रुपए देता है, 75 रुपीज, और बोलता है ये लो तुम्हारे गेहूं के पैसे। Thank you said the farmer, you are very fair and honest, I like the bargain. वो बोलता है कि थैंक यू, तुम मतलब बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत सच्चे हो और तुमने जो सौदा किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रवि एंड नाउ डेविड इजंट द बीट चीपर। तो रवि बोलता है डेविड से कि बताओ क्यों बीट गेहूं सस्ते नहीं है क्या? डेविड बोलता है यस आई डोंट वांट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, आई एग्री दैट बीट इज चीपर। मतलब क्या निकला लास्ट में कि बीट ज्यादा सस्ती थी तो उसने बीट के पैसे दे दिए। इससे मतलब उसने डाउट करने की जगह क्या किया, बीट के पैसे दे दिए, क्योंकि वो डाउट करता तो उसको 100 रुपीज देने पड़ते, लेकिन बीट के कितने पैसे देने पड़े उसको, बस 75 रुपीज। तो उसने जो बोला था कि उसके पिताजी का एहसान है तो वो भी खत्म हो गया और उसने कोई डाउट भी नहीं किया स्टोरी पे। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू।